गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ओ शदानीरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेखक का जीवनी जानेंगे थोड़ा सा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, निधन 14 मई 1978 को। जन्म स्थान शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ के हैं? शाहजहांपुर के। शिक्षा एमए अंग्रेजी से, तो एमए की ये अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो कौन से विश्वविद्यालय से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण। परीक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। कार्य, अब ये क्या क्या काम किए? सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली कार्य, तो ये सब काम किए हैं। ये 1944 में बिहार में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली में महोत्सव का बीजारोपण किए। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन कि सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किए? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। सम्मान, अब इसको कौन कौन सम्मान मिला तो वो देख लीजिए। विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। तो इसको मिला विद्या वारिधि पुरस्कार, उपाधि से सम्मानित किया गया, कालिदास अवार्ड मिला और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। कृतियां 1936 में, अब क्या क्या लिखे हैं ये? तो 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन एवं सरस्वती में प्रकाशन 5 एकाकी नाटकी संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित। तो भोर का तारा जो प्रकाशित हुआ था इसका 1946 ईस्वी में। इसके बाद ओ मेरे सपने प्रकाशित हुआ 1950 में। मेरे श्रेष्ठ एकांकी कोणार्क 1951 में। तो कोणार्क जो लिखे हैं ये 1951 में प्रकाशित हुआ। बंदी 1954 में। शारदिया 1959 में। पहला राजा 1969 में। दशरथ नंदन, तो दशरथ नंदन भी लिखे हैं, तो ये लिखे प्रकाशित हुआ 1974 ईस्वी में। कुंवर सिंह की टेक 1954 ईस्वी में और गगन सवारी 1958 में के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, और ये नाटक भी लिखे हैं 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण है। परंपराशील नाट्य 1960, उनकी समीक्षा सृष्टि का परिचायक है। बहुजन परीक्षण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते छंद निबंध संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशंसक है। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। यानी कि ये काम कहाँ पे किए हैं? बिहार में ही। तो कार्य क्षेत्र इसका बिहार है। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। नाटक और उनके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। उसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं, जो मंचन और अभियंता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा अपेक्षित रूप से सीमित और छोटा है।
उनमें प्रत्यक्ष प्रवेशन और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं, किंतु उनके साहित्य में सक्रियता कहीं नहीं आने पाई। उसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशीलता, उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्राय चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर कितने दशक से लिखना शुरू किए थे? तो चौथे दशक से। किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। तो पूछेंगे किस युग के कवि हैं? तो ये किस युग के कवि हैं? नेहरू युग के। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और ललित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विशेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है। उनकी अभिरुचि वे अंग थे। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विशेषणों में सिद्ध करती दिखाई पड़ती है तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों, प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चरित्र के पक्षों में लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने के शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत दिलचस्प है, इसलिए भी कि इससे लेखक ने अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्तिक, व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। इसमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते छंद से यहाँ प्रस्तुत है। तो ये ओ सदा नीरा जो लिया गया है, तो किसे लिया गया है? बोलते छंद से, जिसमें उनकी तीन कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी आएगा कि ओ सदा नीरा जो लिखा गया है, किसको निमित्त करके बनाया गया है? तो गंडक को। पर उनके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखाई पड़ता है। आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। चंपारण की भूमि जो है पुराना भी है और नया भी। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी में उतार कर मानव से सब सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती की ठुमुक ठुमुक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी बातें। तो चंपारण में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ का कैसा वातावरण है वो इसमें दिया हुआ है। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, और वहाँ पे जो पेड़ पौधा कट गया तो वहाँ पे क्या हो गया? भूमि समतल हो गया। तो वो भूमि है ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वासना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र रह गया। और नदी सब जो वहाँ पे है तो वहाँ क्या हो गया? पेड़ पौधा कटने के कारण वहाँ पे नदी सब में पानी भी कम रहने लगा, वर्षा कम होने लगा, जिसके कारण से नदी सब में थोड़ा थोड़ा पानी बचा है। अब बालू की डंगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके स्थल में किलक
किलकती रहती थी। तो पहले क्या होता था, जब पेड़ पौधा बहुत सारा था वहां पे, तो वहां पे पूरे जाकर के धाराएं बहती रहती थी और जाकर के हर तालाब में, नदी में पानी दिखाई पड़ता था। लेकिन अब नाम मात्र का सब में पानी रह गया है। अब वे कि लगती नहीं। अब जो है वहां पे ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे पानी है, ना ही वहां पे वन वृक्ष है। तो इसीलिए इसके कारण सब कुछ उदास उदास सा लगने लगा है। या तो लाद में गिरी निस्पंद सिरकती रहती है, या बरसात के दिनों उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। और जैसे डांस जैसे बिछड़ जाने के बाद जब वीरांगना तो क्या करती है, डांस करती है महादेव के सामने, प्रचंड नर्तन, तो उसी को बोला जाता है प्रचंड नर्तन। मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन कर किया है। तो वो नदी किसको ललकार रही है, तो वो उसको ललकार रही है जो उसका वैसा हाल किया है, जो वहां का पेड़ पौधा काट लिया है। तो वो नदी जो है ललकार रही है। तो किस तरह ललकार ललकार रही है, बाढ़ ला करके। 60-62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों मोरियों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी। तभी नदी संयमित था और जाकर के वहां पे गौतम बुद्ध क्या करते थे, सभी को वही वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान दिया करते थे। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी तो इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगिनत मूर्तियों का भजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी, तो वृक्ष को क्या कहा जाता है, प्रकृति की देवी। वनश्री की प्रतिमाएं हैं। वसुधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वसुधरा भोगी मानव जो पेड़ पौधा काटते हैं वो मानव, और जाकर के धर्मार्थ मानव और जो पूजा पाठ करते हैं वो मानव, दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वसुधरा भोगी मानव पेड़ काट काट करके पाप करते हैं, और धर्मार्थ मानव क्या करते हैं, जो भी पूजा पाठ का सामान होता है, गंदगी होता है, वो क्या करते हैं, वो नदी में बहा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, नदी प्रदूषित हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा गया है। एक कहानी सुनी, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य निपृति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सिंदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं। अब जा करके वहां क्या है, कीमियाई प्रक्रिया, कृत्रिम रूप से जो प्रक्रिया हुआ तो उसको बोला था कीमियाई प्रक्रिया। कृत्रिम रूप से वहां कलर बनाया गया, रंग बनाया गया, उसी को बोला जाता है कीमियाई प्रक्रिया। नहीं तो पहले अंग्रेज लोग क्या कराते थे, नील का खेती करवाते थे, तो इससे किसान लोग बहुत परेशान रहते थे। तो जब कीमियाई प्रक्रिया हुआ, स्टार्ट हुआ, तब जाकर के किसान लोग को थोड़ा राहत मिला। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई से निश्चल छिपा हुआ था। वह घना
वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा, तो सुल्तान जो घोड़े से उतरता है, सुल्तान घोड़े से उतरा, तलवार से उसने एक विशाल विटप के तान पर आघात किया और तलवार खींच उससे निकाला और फिर आघात करता है। इसके गिरते ही बिजली से दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़े और जितना भी जंगल था वहां पे उसका सिपाही टूट पड़ा, सबको काटते गया। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती गई, तो पेड़ पौधा काट करके वहां से क्या कर लिया वो लोग, रास्ता निकाल लिया। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान, जहां बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है। यूं चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर की धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। तो वो चंपारण में रहने वाले लोग भी कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, दोनों के मिश्रण हैं। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वाले का तांता बंधा रहा है। तो वहां पे बाहर से लोग बहुत आते थे और आते थे जाते थे, काम वहां पे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे। अब जंगल को काट करके जो समतल भूमि बनाए थे तो वो बाहर के ही लोग ज्यादातर थे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसी। तो चंपारण में कौन सी जाति बसी? थारू और धांगर जाति। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि थारू शब्द कहाँ से निकला है? तो थार राजस्थान से। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। तो यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि धांगरों को कौन सी शताब्दी में चंपारण लाया गया? तो 18वीं शताब्दी में। नील की खेती के सिलसिले में तो क्या चीज के लिए लाया गया था इसको? धांगरों को नील की खेती के लिए। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे और वहां के आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लाहौर इत्यादि के वंशज हैं। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भारी का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या हो गया? भारी का मजदूर। तो ये लोग को बाहर से लाया गया था क्या चीज करने के लिए? नील का खेती करने के लिए। इनके लोकगीतों में तो 2 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी रही है, जब नील के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते रहे और दूसरों में भोजपुरी या मदेशी में दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए और जाकर के दक्षिण बिहार गया जिले से भी बहुत सारे लोग को लेके आया गया यहाँ पे नील की खेती के लिए। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मूसर वर्ग के लोग हैं, मूसर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते हैं, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। आने वाले का तांता बंधा ही रहा है। वहां पे आने वाले रुक नहीं रहे थे, आ ही रहे थे। बहुत सारे जगह से आदमी सब आ रहे थे। आक्रमणकारियों
से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के लिए खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने की के अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। तो देखिए क्या किया, चंपारण ने सब लोगों को रहने के लिए जगह दी, पर सब लोग इसके साथ क्या किए, सारा वन काट दिए, जिसके कारण वहां पे प्रदूषण बहुत अधिक हो गया। नाली सबको किसमें जोड़ा चला गया, नदी में जोड़ा चला गया, जिसके कारण से पूरा वहां का प्रदूषण, पूरा नदी गंदा हो गया। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय वहां आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। तो पूर्वी बंगाल के भी लोग आए वहां पे शरण लेने के लिए। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारवों और धांगरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धरती बनी गई। तो सस्य श्यामला भूमि का अर्थ हुआ उपजाऊ धरती। पिछली माता के सुखद स्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पथस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणों पदक उंडेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकी जिसकी हर झनकार एक अलग स्मृति के प्रतिध्वनि है। उस दिन चंपारण के एक सिंदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली। तो चंपारण गांव में वहां पे यही राग, एक अलग सा राग सुनने को मिला। थारवों की अनुपम गृह कला, धांगरों का नर्तन। तो धांगर सब वहां क्या करते थे, डांस करते थे, नृत्य करते थे। पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। तो कोई गा करके दर्द को निकाल रहा था, तो कोई अपना थकान मिटा रहा था डांस करके। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तथापि थारवों की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया जाता है, कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। तो कई तरह का रंग और डिजाइन का सीक बना हुआ होता है, उसी में धान को रखा जाता है। सीक की रंग बिरंगी टोकरियां के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर तथा नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। तो वहां पे क्या, जो पति लोग उस खेत में काम करते हैं, तो पत्नी लोग क्या करती है, जब दोपहर का टाइम होता है तो उसके लिए नाश्ता लेकर, खाना लेकर के जाती है खेत पर। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है। तो कैसे ले जाती है, सर पे एक पीढ़ा रखती है, उसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है और लट में धवल सीपों और विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। तो पूरे अच्छा तरह से सजाया हुआ दौरी लेती है, यानी कि उसमें नाश्ता को लेती है, पूरे सजाया हुआ, उसमें झुनकी तुनकी लगा हुआ रहता था। पीठ के ऊपर सीक की कलापुर टोकनी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर पग बढ़ाती है। तो जब नई नवीली दुल्हन होती है तो वो धीरे धीरे चलती है, तो वो जब धीरे धीरे खेत की तरफ अपना कदम बढ़ाती है तो सीप की वे न्यारदत कणकणों की भांति संस्कृत उड़ती है। तो वही जो उसका पीढ़ा में जो सीप लगा हुआ था, तो वो सब जब टकराता था एक दूसरे से, तब झन 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 करके आवाज आता था। इससे क्या होता था, सारा गांव वाला जान जाता था कि वधु अपने प्रियतम के लिए क्या लेके जा रही है, कलऊ कराने जा रही है, यानी कि अपने पति के लिए नाश्ता लेकर के जा रही है।
कलो मिस होता है नाश्ता। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मन प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। जब शाम होता है तो वहां पे स्त्री पुरुष दोनों मिल करके सामूहिक नृत्य करते हैं। और आप नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर जाते थे। जैसे कभी कभी नाटक होता है तो उसमें क्या होता है कि सब अलग अलग रोल अदा करता है, कोई शेर बनता है, कोई बाघ बनता है। तो उसी तरह वहां पे भी लड़का लोग क्या करता था, अलग अलग पशु का ये पहन करके उसका रोल अदा करता था। और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाती थी और सब उससे क्या होता था, सब हंसने लगता था। रीछ, शेर, हिरन इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल कर कूदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में आनंद गुंजित और स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में वर्षों बाद शायद इन कीर्तनों की उधरताने छोटी होती जाए। शायद इसका उसार स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। उल्लास रात बीत चली। अब क्या हुआ, रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे में पीछे सजग उठा। जो वहां पे डांस वांस हो रहा था वो पर्दे में अंधेरा हो गया, उसको खत्म हो गया। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। क्या है, धरती वहां का उपजाऊ है पर फिर कोई वहां ठीक उपयोग करना ना जाना। बेतिया राज्य की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। तो नील का खेती का विस्तार कब हुआ, 19वीं शताब्दी में। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के साथ हाथ लगी किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज्य के बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। किसान का मन नहीं रहने के बावजूद भी किसान को जबरदस्ती नील का खेती करना पड़ता था। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती। जिसके पास भी 20 कट्ठा जमीन होता था उसको 3 कट्ठा में नील का खेती करना ही करना है। हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई थी, यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठा से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दे दी। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीले साबों का निष्कंठ साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर साहेब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते। तो क्या था, जिधर से अंग्रेज लोग गुजरते थे तो रूल था कि वहां से क्या होगा, कोई अपना हिंदुस्तानी जानवर लेके नहीं जा सकता। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से
कुछ ना कुछ देना होता। तो हर तरह से अंग्रेज क्या करते थे, अत्याचार कर रहे थे। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। तो एमन साहब भी बहुत ही क्रूर थे। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, तो कोई भी किसी का भी झोपड़ी, किसी का घर होता था, क्या करते थे, आग लगा देते थे। किसी को जेल में ठूस देना, बिना गलती का जेल कर देते थे। यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहेबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओ सदा नेरा इसके आगे और भी है जो कि अगले वीडियो में मिलेगा।